हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी और आज के लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण थ्योरम करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जो एक थ्योरम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछी हुई भी है। तो देखो, सम्मिश्र समाकलन का मापांक। सम्मिश्र समाकलन का मापांक, ये थ्योरम का पॉइंट है और स्टेटमेंट अलग है इसका। तो देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो देखो, स्टेटमेंट क्या है इसका, वो स्टेटमेंट लिखते हैं हम। यदि एल लंबाई वाले कंटूर सी पर फलन एफ जेड सतत हो तथा एफ जेड की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन किससे हो, एम से लेस देन हो, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए हो तो सी पे एफ जेड का जो इंटीग्रेशन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किससे लेस देन हो, एम एल से लेस देन हो। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझो। यदि एल लंबाई वाले कंटूर सी पर फलन एफ जेड क्या हो, सतत हो। यदि एल लंबाई वाले कोई कंटूर मान लेते हैं, ये हमारा कोई क्लोज कंटूर हो गया सी, ठीक है। इस पर पॉइंट मान लो जेड नॉट, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, जेड एन माइनस वन और ये जेड एन। एक कंटूर मान लिया सी और उसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है अपने पास। पर फलन यदि एफ जेड क्या हो, कंटिन्यूस हो तथा एफ जेड का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन किससे होती है, लेस देन किससे दी हुई है, एम से दी हुई है। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, कंटूर का कोई भी बिंदु है और उस बिंदु पर फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन किससे है, एम से लेस देन है, ठीक है। यदि मान लो कंटूर से अपन कोई भी बिंदु ले, जैसे जेड वन पे ले, तो जेड वन पर फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन एम होगी। जेड टू पे ले तो जेड टू पर भी ये वैलिड होगा और जेड थ्री, जेड एन सब पे ये वैलिड रहेगा, क्योंकि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए कंटूर का कोई भी बिंदु हो उस पर फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन एम होगी, ठीक है। इसके बाद में आपको बोला है कि इस पर इंटीग्रेशन की वैल्यू अलोंग टू सी कर्व की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी किससे लेस देन हो, एम एल से लेस देन हो। तो देखो, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सम्मिश्र रेखा समाकलन की परिभाषा लगाएंगे और उसमें परिभाषा में फिर हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे और उससे फिर हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे। तो देखो, सम्मिश्र रेखा समाकलन की परिभाषा से सम्मिश्र रेखा के समाकलन की परिभाषा से क्या परिभाषा होती है कि इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू एन एफ जाई आर जेड आर माइनस वन। ये हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस लो। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मापांक लेने पर।
तो देखो लो मापांक सी एफ जेड डी जेड का मापांक इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेसन आर इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर जेड आर माइनस वन। ये हमने क्या ले लिया, मापांक ले लिया। अब देखो इसके बाद में क्या करने वाले हैं कि इस मापांक को अंदर भेजेंगे। भाई इस मापांक को अंदर भेजेंगे तो जब इन दोनों पे मापांक लगेंगे तो इन दोनों पे मापांक लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, अलग अलग जब मापांक लगेगा, अलग अलग जब दोनों पे मापांक लगेगा तो इस वाले साइड की क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगी लेस देन, भाई ये इधर वाले साइड का मूव हो जाएगा, इसका मतलब इधर वाला मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने इनइक्वालिटी देखी है कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई है वो लेस देन किससे होता है, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। और मॉडुलस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, गुणा में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनका मॉडुलस अलग अलग करते हैं तो दोनों बराबर ही रहते हैं, और प्लस वाले में क्या करते हैं कि जब अलग अलग करते हैं तो इनका मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अपन साइड में लिख सकते हैं। तो देखो इसको लिखेंगे हम लिमिट, यहाँ पे पहले इसके एडिशन वाले पे समेशन पे लगा दो, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n जेड आर माइनस वन। ये लग गया आपका मापांक। अब इन दोनों पे अलग अलग मापांक कर दो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर जेड आर माइनस वन। ये हो गया। दोनों पे मापांक करने से क्या हो गया कि जब इन दोनों पे अलग अलग मापांक किया तो इधर वाली साइड की वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें लिख सकते हो आप रीजन लेस देन मॉडुलस एक्स प्लस इनइक्वालिटी से, और मॉडुलस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस एक्स मॉडुलस वाई। ठीक है, तो लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो इसका मान जो है, अब अपन यहाँ से देखेंगे देखो कि एफ जेड का मान क्या है, लेस देन एम है। चूंकि देखो चूंकि एफ जेड का मान क्या है, लेस देन एम दे रखा है ना, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। यदि अपन इसी में से मान लो इसी कंटूर में से एक जाई पॉइंट ले लेते, जैसे मान लो जाई यार कोई पॉइंट ले लिया, तो उस फंक्शन पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि कंटूर में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पर फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किससे छोटी है, एम से छोटी है। तो जो जाई आर है वो इसी कंटूर का एक पॉइंट और है, तो उस पर भी फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी लेस देन एम होगी ना। तब अपन लिखेंगे एफ जाई आर की वैल्यू भी किससे छोटी हो जाएगी, एम से लेस देन हो जाएगी, और जाई आर किससे बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम से कम हो जाएगी ना। तो देखो एक बार वापस देख लो कि अपन इसमें इसका मीनिंग क्या पढ़ा था कि कंटूर का कोई भी बिंदु है, कंटूर का कोई भी बिंदु ले अपन, और उस पर फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन किससे, एम से लेस देन है। तो इसी प्रकार यदि जाई आर अपन इसी कंटूर का कोई बिंदु ले तो उस पर यदि फंक्शन की वैल्यू निकाले और उस फंक्शन की अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ले वो भी लेस देन एम ही होगी ना। तो इसका मान तो किसके बराबर हो जाएगा, एम से लेस देन हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेस देन एम इनटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू एन जेड आर माइनस वन। ठीक है, अब देखो इस पे समेशन खोल दो, इसका क्या कर दो, समेशन खोल दो। इसका समेशन कैसे खुलेगा, आर इक्वल टू वन रखें तो Z1 माइनस Z0, इसी प्रकार Z1 माइनस Z0, इसी प्रकार Z2 माइनस Z1, इसी प्रकार Z3 माइनस Z2, और जब n का ओपन करेंगे तो Zn माइनस वन। तो देखो
ये हो जाएगा अपने पास लेस देन एम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका ओपन करो, Z1 माइनस Z0, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z2 सो ऑन Zn माइनस 1। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि Z1 और Z0 दो बिंदु है और उन दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, ये क्या बनती है बताओ। देखो ये क्या होती है, कॉर्ड होती है ना, जीवा। तो इसको हम लिख देंगे जीवा Z0 Z1 और इंग्लिश में कहते हैं जीवा को कॉर्ड Z0 Z1। ठीक है, तो देखो इसको आप फिगर बना सकते हो, इसका चित्र बना सकते हो। क्या चित्र था, ये चित्र था ना, ये मान लो Z0 Z1 Z2, ये दिखेगा नहीं इस साइड, Z0 Z1 Z2 Z3 Zn-1 Zn। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू एम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो Z1 माइनस Z0 ये बनेगी, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये कोड के बराबर हो जाएगी, ये कोड हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, जीवा Z0 Z1 प्लस जीवा Z1 Z2 प्लस सोन जीवा Zn-1 Zn। ठीक है, अब देखो जब इसमें हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, देखो यहाँ पे तो अपने क्या कितने बिंदु लिए थे, n बिंदु लिए थे, तब Z0 और Z1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने का मतलब हुआ कि इस कंटूर पर यदि अपन इनफाइनाइट पॉइंट ले, तो इनफाइनाइट पॉइंट लेने के कारण ये जो सारे पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, सब पास पास में हो जाएंगे, और सब पास पास में होने के कारण ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट Z1, और Z1 है वो किस में, जो जीवा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके चाप में कन्वर्ट हो जाएगी। जीवा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चाप में। देखो ऐसे समझो, ये चित्र था अपना, है ना। तो जैसे मान लो Z0 और यहाँ पे जैसे Z1 आ जाएगा, तो देखो ये जो पॉइंट है, जो कोड था वो अपने पास इनफाइनाइट पॉइंट लेने के कारण ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, तो जीवा जो होगी वो चाप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चाप लिख देंगे, चाप Z0 Z1 एम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो बराबर है वो इस मान के बराबर चल रहा है, फिर हम लास्ट में उसके बराबर लिख देंगे जीवा। जीवा की जगह हो जाएगा चाप, चाप Z0 Z1 प्लस चाप Z1 Z2, इसी प्रकार चाप Zn-1 Zn। ठीक है, ये देखो समझाने के लिए चित्र आप एक बार बना लो, और एक बार बनाने के बाद में बस शो करना होता है कि भी हमने चित्र बनाया, और चित्र से आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, चित्र एक बार ही बनाना है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इस सब का मान क्या हो जाएगा, इन सब का मान ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके चाप सी की लंबाई के बराबर। जो आपके पास जो चाप सी है वो चाप सी की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो m इंटू चाप सी की लंबाई, और चाप सी की लंबाई किसके बराबर है, टोटल चाप जो आपका कंटूर दे रखा है वो किसके बराबर है, l के बराबर। तो ये आपका आ जाएगा m इंटू एल। तो यहाँ से लास्ट में आ जाएगा सी एफ जेड डी जेड लेस देन एम एल। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें समिश्र रेखा समाकलन की परिभाषा लगा दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब मॉडुलस को अलग अलग किया तो इधर वाली साइड का मान बढ़ गया, क्योंकि इनइक्वालिटीज क्या है अपने पास, मॉडुलस x प्लस वाई है
वो लेस देन मॉडुलस प्लस मॉडुलस वाई। जब दोनों का मापांक अलग अलग करते हैं ना तो इधर वाली साइड का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और मॉडुलस एक्स वाई है वो किसके बराबर होता है, यदि दो टर्म्स गुणा में होते हैं तो उनका मॉडुलस अलग अलग करते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उनके साइन में इक्वल का ही रहता है। और इसमें क्या आता है, लेस देन एंड इक्वल का साइन आता है। तो उधर वाली साइड का मान बढ़ गया था। फिर हमने क्या कर दिया था, समेशन खोल दिया था। समेशन में क्या हुआ, Z1 माइनस Z0 है, Z2 प्लस Z2 माइनस Z1 है, Z3 माइनस Z2 है, Zn माइनस Zn माइनस 1 हुआ। इसके बाद में जो डिस्टेंस होती है Z1 और Z, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका बीच का डिस्टेंस होता है, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि दो बिंदु हैं Z0 और Z1 या Z1 Z0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो जो टर्म्स होते हैं, जो दो नंबर होते हैं, उनके बीच का जो ये वाले जो पॉइंट है, उन पॉइंट का माइनस है, इसका मतलब इन दोनों के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो Z1 माइनस Z0 का मतलब होता है कि Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस, और Z1 और माइनस Z0 का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, कोड जीवा Z0 Z1 के बराबर हो गई। फिर उसके बाद में जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया, मतलब जो अपने पास एन टर्म्स एन जो नंबर थे, पॉइंट थे, उसमें अपने पद क्या कर दिए, इन्फिनिटी कर दिए। इन्फिनिटी करने से क्या हुआ कि सारे टर्म्स क्या आ गए, पास पास आ गए, कि सारे जो पॉइंट है वो क्या आ गए, पास पास आ गए। और पास पास आने के कारण जो जीवा है वो किस में कन्वर्ट हो गई, आर्क में कन्वर्ट हो गई, चाप में कन्वर्ट हो गई। और इसका पूरा का मान क्या हो गई, चाप सी की लंबाई, जो कि अपने को कितनी दे रखी थी, एल दे रखी थी। तो ये हमने प्रूव कर दिया एम एल के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये थ्योरम सिद्ध कर दी हमने। और इसके बाद में जो अगली जो लेक्चर है उसमें हम एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं कोशिका समाकल प्रमेय, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।